All right. So today we'll start our new topic, demonstrative pronoun. The word demonstrative is taken from a word demonstrate. Demonstrate. ये एक वर्ब है. Demonstrate खुद एक लैटिन वर्ड demonstrate से लिया गया, जिसका मतलब होता है to show something clearly और explicitly. किसी चीज को बहुत क्लियरली दिखाना डिमॉन्स्ट्रेट कहलाता है. वहां से वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव आ गया, ये वर्ब हो गया और ये एडजेक्टिव. डिमॉन्स्ट्रेट फॉर एग्जांपल, अगर कोई नीचे कोई पेन पड़ा हुआ है, मुझे उसके बारे में पता नहीं, प्राइम फेसी की ये पेन है, तो मैं क्या पूछ सकता हूँ कि ये क्या चीज़ है. या कोई चीज़ दूर रखी हुई है, जब आप दुकान पर जाते हो या मॉल में शॉपिंग करने के लिए आते हो, कहते हो ना कि वो रेड वाली शर्ट दिखा दो, ब्लैक वाली दिखा दो, तो उस केस में आप वाली के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? वन. इसी तरीके से अगर कोई मुझसे दूर खड़ा हुआ है, लड़का है, तो मैं उसके लिए कहूँ शी इज स्टैंडिंग. अब अगर उसके जेंडर के बारे में पता नहीं है, तब मैं क्या कहूँगा? तो ऐसे कुछ हमें इन प्रोनाउंस की भी जरूरत होती है, जिसको कोई करीब में रखा हुआ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे कॉपी रखी हुई है करीब में, अगर मैं इसके लिए एक तो बोल सकता हूँ ये कॉपी है, दूसरा प्रोनाउन यूज कर सकता हूँ. तो 6 प्रोनाउंस होते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए. एक होता है दिस, that, these, those. आपको पता है दिस जो है करीब की चीजों के लिए और that दूर की चीजों के लिए. सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक चीज है, तो उसके लिए करीब में है, नियर में है, तो दिस, और दूर है that. और अगर वह एक से ज्यादा चीजें हैं, नॉन लिविंग चीजें, और करीब में है, तो उनके लिए दीज, और एक से ज्यादा दूर है तो दोज. तो ये प्लूरल्स के लिए. ये दोनों चीजें फार ऑब्जेक्ट्स के लिए और ये नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए. इसके बाद दो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दो और होते हैं. जैसे मैंने बताया ना कि वाली वाले के लिए क्या कहेंगे, आपका वो लाल वाली शर्ट दिखा दीजिए, ग्रीन वाली शर्ट दिखा दीजिए, तो उस केस में भी तो एक तरीके का डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं आप. तो उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं वन. वन के बहुत सारे यूज हैं. वन इज आल्सो अ टाइप ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. एक वन होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. और फिर एक होता है ना कैसे इंसान हो, आप कहते हैं ना कैसे इंसान हो, कैसे लोग हैं, तो उस ये भी तो तरीके का डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं आप. फिर उसके लिए क्या यूज करेंगे? तो सच. सच भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही एक एग्जाम्पल है. दिस इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट विच इज क्लोज टू यू. ठीक है. और दैट भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक है और आपसे दूर है, तो उस केस में आप दैट का यूज करेंगे. दीज, अगर ऑब्जेक्ट्स एक से ज्यादा हैं और आपके करीब में हैं, नियर हैं, तो उस केस में दीज का यूज करेंगे. दोज, ऑब्जेक्ट्स एक से ज्यादा हैं और दूर हैं, तो उस केस में आप दोज का यूज करेंगे. इररेस्पेक्टिव. अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर ह्यूमंस हैं, तो उस केस में भी आप कर सकते हैं दोज पीपल, दीज पीपल, दिस गर्ल, दैट गर्ल, दिस ऑब्जेक्ट या दिस पेन. तो ये सब के लिए आफ्टर ऑल डिमॉन्स्ट्रेट करना है, किसी चीज को दिखाना है, तो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए नॉन लिविंग भी हो सकते हैं और लिविंग भी हो सकते हैं. तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं कुछ एग्जांपल्स. और यही प्रोनाउन फिर मैं यही सेम वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बताऊंगा कि वहां पर ये अगर नाउन से पहले आते हैं जस्ट, तो वहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे, और जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ बैग. एक ये हो गया. अगर मुझे दूर के लिए यूज करना है, तो दैट का यूज कर दूंगा, दैट इज अ बैग. अब इससे क्या पता कि ऑब्जेक्ट दूर है, और इसी को अगर प्लूरल में कहूं तो दीज आर बैग्स, और दूर के लिए कर दूंगा दोज आर द बैग्स, दोज आर द बैग्स.
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए अब मैं एडजेक्टिव में जब बताऊंगा तो फिर दिस इज माई, दिस बैग इज माइन, देखिए यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है क्योंकि वर्ब के जस्ट बाद आया है। और मैंने आपको बताया था रामबाण में कि वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, नाउन प्रोनाउन किसी के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इस केस में दिस दैट दीज दोस एज वर्किंग एज एन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। और जब मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि फिर वहां पर जस्ट दिस वर्ड जो है वो नाउन के बाद आ जाएगा। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये वर्ड्स नाउन के जस्ट बाद आएंगे तो वहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे, लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, उसमें बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जो किसी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो अब करीब में है तो आप उनको दीज के साथ यूज कर देंगे, और अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है और दूर है तो दैट का यूज कर देंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब ये आ जाता है, देखिए This is also one of the important topics of pronoun. इसको इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं ना कि इंटेरोगेटिव। वैसे अब बाकी आप जैसा पढ़ें, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं इसके बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता है ना, प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है या आप कौन हो, ठीक है, आप कौन हो। यहां पर ये जो मैंने हु यूज किया, तो आप देखेंगे इससे आप अपना नाम ही बताएंगे। हु वर्ड से अगर हु आर यू मैं कह दूं आपको, तो आप इससे अपना XYZ जो भी, फॉर एग्जाम्पल मैं राम लिख देता हूं, आप इससे नाम बताएंगे। और फिर मैंने आपको पढ़ाया था एक ये हु है, हु सब्जेक्टिव केस है। अगर आप हु को एज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो इससे जो आंसर मिलेगा वो आंसर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और इसी का ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है whom। ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। और इसका पजेसिव केस आता है whose। मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ाया था कि आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है और माई पजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरीके से हु भी, हु सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस जिसमें सब्जेक्ट काम करता है, और हु का ऑब्जेक्टिव केस whom है। ठीक है, whom ये इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और इसका पजेसिव केस जो है वो whose है। इंटेरोगेटिव, एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि जितने भी WH टाइप वर्ड्स होते हैं उन सबको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में हम लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसे WH टाइप वर्ड्स जिनसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके बाद अगर आपको उसका आंसर नाउन में मिल रहा है, ठीक है, तो उनको ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। अगर, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, तो दो WH टाइप वर्ड्स जिनके थ्रू आपको आंसर जो है वो नाउन मिल रहा है, तो उनको आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे। और अगर जिनसे नाउन नहीं मिल रहा है आंसर, अगर आपने किस क्वेश्चन रेज किया और नाउन नहीं मिला, तो उनको आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से विच से अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तब भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही मिलेगा। और एक वॉट, ठीक है, हु, whom, whose, which and what, ये ऐसे WH टाइप वर्ड्स हैं जिनसे अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो उसका आंसर नाउन मिलता है। अगर नाउन मिल रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इनफैक्ट सब में ही नाउन मिलेगा, तो इनको तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन इसके बाद कुछ और भी WH टाइप वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल वेन, वेयर, वाई,
और ये एक हाउ भी वर्ड है जो कि डब्ल्यू टाइप से नहीं शुरू होता है लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए आता है। ये वर्ड्स व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं आते हैं, बिकॉज अगर आप इनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो इनका आंसर आपको नाउन में नहीं मिलेगा बल्कि एडवर्ब मिलेगा। व्हेन से आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें टाइम मिलेगा और मैंने आपको पढ़ाया है कि टाइम एडवर्ब की कैटेगरी में आता है। वेयर से क्वेश्चन पूछेंगे प्लेस मिलेगा और प्लेस जो है एडवर्ब में आता है, एडवर्ब प्लेस। वाई से क्वेश्चन पूछेंगे रीजन मिलेगा, ये भी एडवर्ब की कैटेगरी में आता है और इसमें भी। सो व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्यों? क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछने पर आपको नाउन आंसर नहीं मिलता है बल्कि कोई दूसरा मिलता है, एडवर्ब मिलता है, तो इसी वजह से इनको इंटरोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। और ये जो हु, हुम, हुज, विच और व्हाट हैं, इनसे अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो इसमें आपको नाउन आंसर मिलेगा, तो इसी वजह से इनको प्रोनाउन का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोल देते हैं। मैंने बता दिया कि हु जो है, एक एक करके वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस ऑल इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। हु इज अ सब्जेक्टिव केस, आपको पता है सब्जेक्ट जो काम करता है। हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम है और पॉजेसिव केस हुज है, और विच एक अलग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसके साथ साथ ये सब रिलेटिव प्रोनाउन में भी काम करते हैं, और व्हाट। ठीक है, मैं आपको बताया कि हु से अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो आंसर उसका सब्जेक्ट होगा, और अगर आपने हुम से क्वेश्चन पूछा है उसमें जो आंसर मिलेगा आपको वो उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, और हु से पोजेशन शो करेगा। सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन जिनसे क्वेश्चन पूछने पे अगर आपको आंसर नाउन मिल रहा है तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं एडजेक्टिव वाला एडवर्ब वाला बता देता हूँ पहले। वेयर डू यू लिव, इसका आंसर अगर आप बताएंगे तो सपोज करो आई लिव इन इंडिया। ये इन इंडिया एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इन इंडिया। अब आप कहेंगे सर इंडिया तो प्रॉपर नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है। अगर आप आई लिव इंडिया होता तब तो ये नाउन कंसीडर कर दिया जाता है, लेकिन इन इंडिया है तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो आपने वेयर से क्वेश्चन पूछा, आंसर क्या मिला आपको? एडवर्ब। और प्रोनाउंस क्या होते हैं? नाउन्स की जगह यूज किए जाते हैं। सो कैन वी कॉल दिस वर्ड वेयर एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इससे जो आंसर मिल रहा है इन इंडिया वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, Who is there? ठीक है, Who is there मैंने लिख दिया रहीम। रहीम क्या है? एक नाउन है। Who से जो आप अगर पूरा क्वेश्चन बताएंगे तो रहीम इज देयर, रहीम है वहां पर। तो आपने क्वेश्चन Who से पूछा, उसका आंसर आपको क्या मिला? रहीम मिला, जो कि नाउन है। Who से क्वेश्चन पूछने पे क्या मिला आपको? रहीम। यहां पर अब जब आपको आंसर नाउन मिल रहा है तो Who क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एक मैं आपको लिख देता हूं, टू whom वर यू टॉकिंग? टू whom वर यू टॉकिंग? अब इसका आंसर फॉर एग्जाम्पल मैं राम लिख देता हूं। आई वॉज टॉकिंग टू राम, आई वॉज टॉकिंग टू राम। टू whom वर यू टॉकिंग? आई वॉज टॉकिंग टू राम। आप एक चीज नोटिस करिए, whom से जो आंसर मिला आपको वो क्या मिला? राम मिला, राम। तो whom इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। और एक बात और आप नोटिस करें कि इसमें टू whom यू वर टॉकिंग, आप किससे बात कर रहे थे? आंसर क्या मिला? राम। क्या राम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हैं? बात तो आप कर रहे हैं, सब्जेक्ट तो आप हो गए, और राम क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। आपने whom से जो क्वेश्चन किया उसका आंसर आपको नाउन मिला,
लेकिन वो जो नाउन मिला वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है। हु इज देयर, यहां पर भी आपने हु से क्वेश्चन किया, आपको नाउन मिला, लेकिन उस केस में जो नाउन मिला वो क्या था, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट था। सो हुम से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे तो अगर आपको जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट मिलेगा, और हु से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट मिलेगा। दोनों केसेस में नाउन तो मिलेगा, लेकिन हु से क्वेश्चन पूछने पर आपको क्या आंसर मिलता है, नाउन एज अ सब्जेक्ट, और हुम से क्वेश्चन पूछने पर आपको आंसर मिलता है नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। एक और, whose is this pen, whose is this pen, आप इसको इसका आंसर दे देंगे दिस इज राम्स पेन, ये पेन राम का है। यहां पर आपने whose से क्वेश्चन पूछा, whose से जो क्वेश्चन पूछा, अब आप देखिए दिस इज राम्स पेन, राम कोई काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं है, ना किसी पे काम हो रहा है, बल्कि एक पजेशन की बात हो रही है, और इसमें whose से जो क्वेश्चन मिला, आप आंसर मिला, वो पजेशन दिखा रहा है, मतलब राम का पेन है। तो whose क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। पजेशन में तो कोई काम नहीं होता, किसी पे काम भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक पजेशन रिलेशन दिखाया जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हु खुद अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम है, और पजेसिव केस हुज है। ठीक है, और जब मैं रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा यही चीजें रिलेटिव प्रोनाउन में आएंगी, लेकिन वहां पर फिर आप देखेंगे कि कैसे डिपेंड करता है कि क्या नेचर आएगा, क्या कब मुझे हु लगाना है, हुम लगाना है, हुज लगाना है। ठीक है, क्या ये तो डन। सो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु से आंसर मिलने पे आपको सब्जेक्ट मिलेगा, और इसका ही हुम ऑब्जेक्टिव केस हुज का, उसके बाद हुज पजेसिव केस, और विच एंड व्हाट। ठीक है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है बिकॉज वी गेट द आंसर फ्रॉम दीज बाय यूजिंग दीज इंटरोगेटिव प्रोनाउन एज अ नाउन। ठीक है, और बाकी वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि इनसे हमें आंसर नाउन नहीं मिलता है बल्कि एडजेक्टिव मिलता है, और प्रोनाउंस नाउन्स की जगह यूज होते हैं। ठीक है, तो हु का यूज आप कब करेंगे, जब आपको सब्जेक्ट की जरूरत होगी, जब आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जानने की कोशिश करेंगे तो उस केस में आप हु का यूज करेंगे, और हुम का जब आप किसी सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो उस केस में आप हुम का यूज करेंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया टू हुम वर यू टॉकिंग, टू हुम वर यू टॉकिंग। मैंने बताया था वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन आप गलती कर अगर ऐसे दे देते टू हु वर यू टॉकिंग, तो क्या ये सही होता, बिल्कुल सही नहीं होता। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और आप प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस तो नहीं लिख सकते, तो ये गलत हो जाता है। इसकी जगह सही क्या होगा, टू हुम वर यू टॉकिंग। अब आप इससे आंसर मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल राम, आप इसको सब्जेक्ट की फॉर्म में भी बात आप राम से कर रहे थे, इस केस में राम जो है ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब मुझे इसको सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, हु वर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे थे। अब इसका जो अगर आंसर मिला है यहां पर राम, इस केस में आप देखिए यहां पर सब्जेक्ट राम ऑब्जेक्ट हो गया, और आप आई सब्जेक्ट हो गया। आप किससे बात कर रहे थे, आप यहां पे राम
सब्जेक्ट हो गया और आई ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मैंने बताया होम से क्वेश्चन पूछते हैं आप तो उसमें आंसर जो मिलता है, मैं आप किससे बात कर रहे हो, आपसे कौन बात कर रहा है। ठीक है, तो आप जब हु लगा दिया मैंने तो राम मिला इसका आंसर, तो यहाँ पे राम सब्जेक्टिव केस की तरह बिहेव कर रहा है, और हुम लगाया राम मिला, लेकिन राम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो हुम को आप यूज करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट फॉर हु, और उस केस में जो आंसर मिलेगा वो आपको ऑब्जेक्टिव केस मिल जाएगा, और हु को यूज करेंगे तो उस केस में जो आंसर मिलेगा आपको सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए दोनों केसेस में राम ही है, लेकिन मैंने हुम का यूज करा तो वहां पे राम ऑब्जेक्ट बन गया, और हु का यूज किया तो राम सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और आप ऑब्जेक्ट हो गए। डन। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन किसी के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बताता हूं। हु इज ही, व्हाट इज ही, एंड विच इज ही। हु इज ही, कोई खड़ा हुआ है और मैं आपसे पूछूं कि हु इज ही, तो जब आप हु इज ही से क्वेश्चन पूछते हो, ही शी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है इसमें, ठीक, आफ्टर ऑल प्रोनाउन है, कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उस केस में जब आप हु इज ही से क्वेश्चन पूछोगे तो आपका जो मकसद होता है वो उस बंदे से रिलेशन जानने का होता है कि किस तरीके से आपका उसके साथ रिलेशन है। हु इज ही, हु इज शी, हु इज दे। ठीक है, तो उस केस में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपका और उस बंदे के बीच में क्या रिलेशन है। व्हाट इज ही या व्हाट इज शी, तो उस केस में आपने चलो रिलेशन बता दिया कि ही इज माई ब्रदर या सिस्टर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है कि प्रोफेशन क्या हो सकता है, किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो उस केस में जब व्हाट इज शी का यूज करूंगा तो मेरा क्या मकसद है, प्रोफेशन का मतलब है। ठीक है, अच्छा आपने प्रोफेशन बता दिया कि वो डॉक्टर है, वकील है। अब मेरा क्वेश्चन, मान लो कि वो बहुत 10 लोगों के बीच में खड़े हुए थे, तो अब मेरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कौन से वाले हैं जो आपके भाई हैं, वकील हैं, वो कौन से वाले हैं। तो विच इज शी, विच इज ही, तो विच इज ही में हम पूछ सकते हैं चॉइस। आप इसको ऐसे समझिए कि कॉन्वोकेशन है आपके भाई का, और आपके भाई गाउन वहां पे पहने हुए हैं, सारे लोग गाउन पहने हुए होंगे। तो अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कौन है वो जो जिसका आज कॉन्वोकेशन इनको डिग्री मिलेगी, हु इज ही। तो आपने बताया कि ही इज माई ब्रदर। अच्छा, वहां पे कॉन्वोकेशन होता है यूनिवर्सिटी में, तो डॉक्टर्स का भी होता है, वकीलों का भी होता है, इंजीनियर्स का भी होता है। तो अब मैं पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज ही, क्या है उनका प्रोफेशन। तो आप बता देंगे कि वकील हैं, सब लोग पहने हुए गाउन। अब 10 लोग हैं, 10 लोगों में सारे गाउन पहने हुए हैं, आपके भाई हो गया, मैं कैसे पहचानूंगा उन 10 लोगों में, आप मुझे कैसे बताएंगे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या हो सकता है कि कौन से वाले हैं, तो विच इज ही, तो उसमें चॉइस आपको चूज करना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हु इज ही या शी दे से आप रिलेशन जानते हैं, व्हाट इज ही शी दे से आप प्रोफेशन के बारे में पता लगाते हैं, और विच वाले उससे चॉइस के बारे में, विच इज यूज्ड फॉर चॉइस। ठीक है, ऑलराइट, डन। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ प्रोनाउन, 3 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने पहले बता दिया, पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन, और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं तीनों से टॉपिक से पूछे जाते हैं। सो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, देखिए इस वर्ड रिलेटिव का मतलब जानिए। जो वर्ड रिलेट है, रिलेटिव वर्ड जो है वो रिलेट से बना है। रिलेट अपने आप में एक वर्ब है,
जो रिलेशन शो करती है। तो ऐसे प्रोनाउंस जो रिलेशन शो करें उनको आप रिलेटिव प्रोनाउन बोल दोगे। रिलेट मतलब रिलेशन या फिर या लिंक बताएं कोई। कैसा लिंक और रिलेशन शो कर सकते हैं? सपोज करिए कि मैं मैच देखने के लिए गया, वहां पे मेरे भाई खेल रहे थे, तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो जो रेड शर्ट में क्रिकेट खेल रहे हैं वो मेरे भाई हैं। एक तरीके को ये जो वर्ड वो हो गया, इसने रिलेशन उनके और मेरे बीच में स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। या मैं जिससे बात कर रहा था वो मेरी सिस्टर थी, एक रिलेशन शो कर दिया। तो ऐसे प्रोनाउंस जो दो नाउन्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं उनको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में मैं जो आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट who, whom, whose, which, that और what, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। who, whom, whose, which, दैट एंड वॉट। मैंने बताया आपको कि हु जो है वो अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, हुज पजेसिव केस है। ये है, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए यूज होते हैं। और ये वर्ड विच नॉन ह्यूमंस के लिए, और ये दैट भी ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस के लिए। ठीक है, और ये भी। अब आप थोड़ा सुन लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउंस जो है दो नाउन्स के बीच में रिलेशन शो करते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी या रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ये डिपेंड करता है एंटीसीडेंट पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट कौन सा एंटीसीडेंट होता क्या है? The man who is playing there is my brother। आप देख लीजिए थोड़ा सा, The man who is playing there is my brother। यहां पर ये जो वर्ड who है, देखिए इसने मैन और मेरे बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश किया है। एंटीसीडेंट क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड यूज किया गया है, जो नाउन यूज किया गया है, उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो यहां पर ये जो मैन हो गया वो एंटीसीडेंट हो गया, एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। और ये देखिए हु क्या है, मैंने बताया सब्जेक्टिव केस है, हु सब्जेक्टिव केस है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो डिपेंड करती है एंटीसीडेंट पे, मतलब वर्ब आएगी एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है। मींस कि अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक है। सो द मैन, और उसके बाद फिर ये भी कि अगर रिलेटिव एंटीसीडेंट सब्जेक्ट है तो फिर उस केस में जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस वाला रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट है तो उस केस में ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन आ जाएगा। अब आप देखिए द मैन हु इज प्लेइंग देयर इज माय ब्रदर। यहां पर ये जो मैन है वो खेल रहा है, खुद सब्जेक्ट है,
तो इस केस में मैंने इसका किसका यूज किया, हु का यूज किया। सो रिलेटिव प्रोनाउंस डिपेंड करते हैं अपने एंटीसीडेंट पर। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो डिपेंड करती है एंटीसीडेंट पर, और आपको जिस नाउन को मॉडिफाई करना है, जिसको रिलेशन में दिखाना है, उसके जस्ट करीब में, मतलब उसी के प्रॉक्सिमिटी में आपको रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे मैन को दिखाना था, तो इसी के जस्ट जितने करीब में आप रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करेंगे नाउन के, वो उतना ज्यादा बेहतर होगा, उतना अच्छे तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएगा उसका रिलेशन। देखिए मैंने मैन के जस्ट करीब में इस वर्ड हु को यूज किया है, तो ये जो वर्ड हु है इसको मैन को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, मैन का रिलेशन दिखा रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन दिखाने के लिए शो करते हैं, वर्ब डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन देयर एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट पे डिपेंड करते हैं। अगर एंटीसीडेंट ह्यूमन है तो मैंने बता दिया हु आ जाएगा, अभी एक एक करके सब डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन ह्यूमन है तब क्या आएगा। अब क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है ना कि चलिए द मैन हु इज प्लेइंग देयर इज माय ब्रदर, अगर मैन तो चलो ह्यूमन है, अगर यहाँ मैन की जगह कोई डॉग हो जाता या कोई और चीज हो जाती तो उस केस में हम क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते, ठीक है। तो उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन हु, मैंने आपको पहले बताया था हु सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है, हुज पजेसिव केस है, उसके बाद विच, दैट और व्हाट। रिलेटिव प्रोनाउंस डिपेंड अपॉन द एंटीसीडेंट एंड द वर्ब व्हिच फॉलो द रिलेटिव प्रोनाउन आल्सो डिपेंड अपॉन द एंटीसीडेंट, ठीक है, अगर एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है। अब एक एक करके देखते हैं। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट पर डिपेंड करते हैं, और कौन सी वर्ब आएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, हु, हुम, हुज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए यूज होंगे। हु सब्जेक्टिव केस में ह्यूमन के लिए यूज होगा, हुम ऑब्जेक्टिव केस में ह्यूमंस के लिए यूज होगा, और हुज पजेसिव केस में ह्यूमंस के लिए यूज होगा। सब एंटीसीडेंट पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। एंटीसीडेंट पे के कब हुम आएगा, हुज आएगा, अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको। उसके बाद विच नॉन ह्यूमंस के लिए यूज होगा, मैंने अभी बोल दिया, ठीक है। दैट ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस के लिए यूज होगा, और फिर व्हाट मतलब ह्यूमन, अगर एंटीसीडेंट ह्यूमंस हो, ठीक है, अगर एंटीसीडेंट नॉन ह्यूमन हो, और अगर एंटीसीडेंट ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन हो, और व्हाट अगर एंटीसीडेंट हो ही ना, तो उस केस में व्हाट का यूज करेंगे, ठीक है। ये एक ओवरव्यू है। अब एक एक करके हम देखते हैं कि कब हम हु का यूज करेंगे, होम का यूज कब करेंगे, और हुज का यूज कब करेंगे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नोट इट डाउन। रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड अपॉन द एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट पे ही डिपेंड करते हैं, क्या वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद डिपेंड करेगा एंटीसीडेंट पर, ठीक है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। I met रोहन, you invited। अब आप एक ही देखिए, I met रोहन,
जस्ट कम। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ऑप्शन है whom, ऑप्शन बी whose, ऑप्शन सी who, ऑप्शन डी which, and same are the option for question number 2. I met Rohan, you invited. मैंने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड करते हैं एंटीसीडेंट पर। एंटीसीडेंट क्या है, और यहां पर एंटीसीडेंट रोहन है। रोहन एंटीसीडेंट रोहन है, मतलब ह्यूमन है। एंटीसीडेंट ह्यूमन है, सो विच वाला केस तो कैंसिल हो गया। अब ये 3 बचे, whom, whose और who। अब whom आएगा, whose आएगा, who आएगा, ये भी डिपेंड करता है एंटीसीडेंट पर। के कैसे डिपेंड करता है एंटीसीडेंट पे? अगर सेंटेंस में एंटीसीडेंट सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उस केस में आप रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस वाला रखेंगे। अब आप देखिए, और अगर सेंटेंस में एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उस केस में आप ऑब्जेक्टिव केस वाला रिलेटिव प्रोनाउन रखेंगे। और अगर सेंटेंस में एंटीसीडेंट पजेशन का काम कर रहा है तो उस केस में आप पजेसिव केस वाला रखेंगे। अब आप देखें, क्या इस सेंटेंस में रोहन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कोई खुद काम कर रहा है? तो आप देख लीजिए, आई मेट रोहन, आप रोहन से मिले। पहले तो आप रामबाण में 3 तरीके से बताऊंगा। देखिए, क्या रोहन ने यहां कोई काम किया? नहीं किया, क्योंकि काम तो आपने किया ना रोहन को इनवाइट करने का। यहां पर सब्जेक्ट तो आप हो गए। अब देखिए, यहां पर काम आप कर रहे हैं। और दूसरी बात ये देखिए, मेट क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। तो यहां पर रोहन जो कि एंटीसीडेंट होने वाला है इन 3 में से किसी एक रिलेटिव प्रोनाउन का, वो एक ऑब्जेक्ट है, मतलब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। या फिर आप ऐसे भी देख लीजिए कि रोहन कोई काम नहीं कर रहा है, आप बुलाने का काम किया है, आपने बुलाया, यू डिड द वर्क, ठीक है। रोहन तो वहां ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का। सो मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड करते हैं अपने एंटीसीडेंट पे, और अगर ह्यूमंस हैं और एंटीसीडेंट सब्जेक्ट है तो उस केस में आप हु का यूज कर देते हैं। ह्यूमंस हैं, एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट है, उस केस में आप whom का यूज कर देते हैं। ह्यूमन है, एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट है, सॉरी पजेशन दिखा रहा है, तो उस केस में आप whose का यूज कर देते हैं। अब आप देखिए, आई मेट रोहन, रोहन इज हियर वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मेट, और इन अदर वे यू कैन से रोहन इज एन ऑब्जेक्टिव केस बिकॉज ही इज नॉट, ही हैजंट डन एनी वर्क, रादर यू हैव डन अ वर्क बाय इनवाइटिंग हिम। सो यू इज अ सब्जेक्ट, तो यहां पर क्या आएगा? whom आएगा, क्योंकि whom ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होता है। आई मेट रोहन whom you invited, क्योंकि रोहन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। सेम आर द ऑप्शंस फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, whom, who, whose, which, ऑप्शन A, B, C and D। आई मेट रोहन जस्ट कम। अब आप देखिए फिर से, रोहन ह्यूमन है, सो विच वाला ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि विच इज यूज्ड फॉर द नॉन ह्यूमंस। अब फिर मैंने बताया कि अब चलिए ह्यूमन है तो ये तो कट गया। अब 3 ऑप्शन ये बचे कि इनमें से कोई 3 हो सकते हैं। अब ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेशन शो करने के लिए बता रहे हैं। किसके बीच में? आपके और रोहन के बीच में। अब कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा? तो अब आपको एंटीसीडेंट देखना होगा कि एंटीसीडेंट क्या वहां पर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, या कोई पोजीशन दिखा रहा है। सो आई मेट रोहन, आप रोहन से मिले, वेरी गुड। अब आप देखिए यहां पर मेट के साथ तो रोहन ऑब्जेक्टिवल नेचर शो कर रहा है, मेट का तो ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब आप ये देखिए, काम आने का किसने किया है? रोहन ने ही तो काम किया है। यहां पर रोहन खुद आने का काम कर रहा है। दो रोहन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ड मेट, मेट का तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन रोहन ने खुद भी तो काम किया है यहां पर आने का, तो रोहन खुद अपना सब्जेक्ट भी है। और जब रोहन खुद अपना सब्जेक्ट है, मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड करते हैं अपने एंटीसीडेंट पर। रोहन के 2 काम हो गए। रोहन एक तो ऑब्जेक्टिवल नेचर शो कर रहा है मेट का, उसके साथ साथ खुद काम भी कर रहा है, सब्जेक्ट भी है। और जब रोहन यहाँ पे काम कर रहा है आने का, तो सब्जेक्ट बन गया खुद का अपना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हु। ठीक है, हुम क्यों नहीं आया? क्योंकि रोहन ने खुद काम किया, हु हैज जस्ट कम। यहाँ पे रोहन ने कोई काम नहीं किया, तो रोहन
को आपने इनवाइट किया था। तो रोहन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट था वर्ब का। अब आप देखिए, आपका तो रोहन ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन रोहन खुद का सब्जेक्ट भी हो गया, क्योंकि रोहन ने खुद काम आने का किया। ठीक है, रोहन है जस्ट कम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु। ठीक है, वहां पे रोहन सिर्फ ऑब्जेक्ट था, तो क्योंकि काम आपने किया था, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस हमने लिख दिया। यहाँ पे रोहन सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसका है, मेट का, और खुद का सब्जेक्ट भी है, आने का काम भी कर रहा है, तो सब्जेक्टिव केस आ गया, आई मेट रोहन हु हैज जस्ट कम। नोट इट डाउन। चलिए अब एक और देखिए, look at here. This is the girl praise. Options are who, option B whom, option C whose, option D that. दिस इज द गर्ल ऑल प्रेज। अब आप देखिए, आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। दैट मैंने बताया था ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस के लिए, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि गर्ल क्या है, ह्यूमन है। चलिए अब इन तीन ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। अब आप देखेंगे इन तीन में से कोई एक हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, डिपेंड करता है एंटीसीडेंट पर। यहां पर एंटीसीडेंट क्या है, गर्ल है। अब आप ये देखिए, क्या गर्ल जो एंटीसीडेंट है वो सब्जेक्ट है या नहीं है। तो गर्ल कोई काम कर रही है, दिस इज द गर्ल ऑल प्रेज। अब आप देखिए, ऑल प्रेज मतलब सब लोग इसकी तारीफ करते हैं, तो गर्ल तो यहाँ पे कोई काम नहीं कर रही है, कोई पोजेशन भी नहीं है। जब गर्ल मतलब यहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट है, गर्ल इज नॉट डूइंग एनी वर्क, रादर वी आर प्रेजिंग हिम। तो मतलब जो दूसरे लोग हैं वो उसको प्रेज कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट है। यहां पर गर्ल क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, हालांकि ह्यूमन है। और जब ह्यूमन केस में रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या आ जाता है, whom। तो दिस इज द गर्ल हु ऑल प्रेज। ठीक है, अब देखिए इसी में, दिस इज द गर्ल वर्क्स हार्ड। सेम ऑप्शन है, दिस इज द गर्ल वर्क्स हार्ड। अब आप देखिए इस वाले केस में ये जो गर्ल है वो इसका तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑप्शन सेम है, वर्क्स हार्ड, सो ह्यूमन हो गया। विच वाला ऑप्शन फिर से कट गया, क्योंकि विच इज यूज्ड फॉर ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस एंटीसीडेंट्स। ऑप्शन फिर तीन हमारे पास बचे, हु, हुम एंड हुज। अब हु आएगा, हुम आएगा, हुज आएगा, वो डिपेंड करता है एंटीसीडेंट पर। अगर एंटीसीडेंट सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तब तो हम हु लगा देंगे, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है हुम, और कोई पोजेशन है तो हुज लगा देंगे। अब आप देखिए गर्ल क्या है, यहां पर एंटीसीडेंट है, क्या गर्ल यहां सब्जेक्टिव नेचर शो कर रही है, वर्क्स हार्ड, काम कर रही है। कौन काम कर रही है, यही गर्ल ही काम कर रही है, तो मीन्स गर्ल इस केस में सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट होता है तो उस केस में हम क्या लगा देते हैं, हु, सॉरी हु। सो दिस इज द गर्ल हु वर्क्स हार्ड। ठीक है, अब आप ऊपर वाले में देख लीजिए, वहां पे गर्ल कोई काम नहीं कर रही थी, गर्ल ऑब्जेक्ट थी, तो मैंने हुम लगा दी, क्योंकि तारीफ करने का काम दूसरे लोग कर रहे थे। यहां पे गर्ल खुद सब्जेक्ट है, तो इसकी वजह से मैंने हु लगाया। ठीक है, चलिए इतना हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड करते हैं अपने एंटीसीडेंट पर, कि एंटीसीडेंट क्या है।
आगे कुछ भी ऐड करें। आई फ्रेंड विल हेल्प यू। अब आप देखिए ऑप्शंस हैं इज, आर, एम, ठीक है, ये एंड ऑल। आई फ्रेंड हु विल हेल्प यू, क्या आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है एंटीसीडेंट पर, वो रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहा है। अब आप देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए? आई के लिए यूज हो रहा है। आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस में हम किसका यूज करते हैं? एम का। सो आई हु एम योर फ्रेंड विल हेल्प यू। एम क्यों आया? क्योंकि हु किसके लिए यूज किया गया है? आई के लिए। और अब आप देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, हु भी सब्जेक्टिव केस है, दो सब्जेक्ट है यहां पर, विल हेल्प यू। ये एम जो वर्ड आया है ये दो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, यहां पे योर और था वर्ड, ठीक है। हु विल हेल्प यू, हु विल हेल्प यू। अब आप देखें आई सब्जेक्ट था, आई के साथ एक उसकी वर्ब आ गई, हु भी तो सब्जेक्टिव केस है तो हु भी तो अपनी एक वर्ब लेगा, तो हु के साथ ये जो वाला वर्ड विल आया है ये हु के लिए आया है। हु सब्जेक्टिव केस हो गया। वर्ब्स जो डिपेंड करती हैं वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती हैं, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस पे तो नहीं डिपेंड करती। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट दो वर्ब आ गई। और यहाँ पर एम क्यों आया है? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है एंटीसीडेंट पर। एंटीसीडेंट यहाँ पे जो सब्जेक्ट आई है और आई के हमेशा प्रेजेंट टेंस में अपने साथ वर्ब लेता है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम आता है। तो आई हु एम योर फ्रेंड विल हेल्प यू, इज नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ किसके लिए यूज किया गया है? आई के साथ यूज किया गया है, ठीक है, नोट इट डाउन। सॉरी, एक और देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड करते हैं एंटीसीडेंट पर। क्या वर्ब आएगी? एंटीसीडेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मैं दोनों चीजें वर्ब और दोनों के साथ लिख के दे रहा हूं। आई एम द पर्सन आई एम द पर्सन टू ब्लेम। अब आप देखिए क्या आएगा? वर्ब। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। यहां पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट करना है। ये सब्जेक्ट हो गया, इसका अपना ये वर्ब हो गई, द पर्सन इसका ऑब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट भी हो जाएगा। मैंने बताया कि हमेशा वर्ब ऑब्जेक्टिव केस में आती है, सॉरी सब्जेक्टिव केस में आती है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है वर्ब। अब आप एक देखें, हुज, ये तो पोजेशन दिखा रहा है, कोई पोजेशन की बात नहीं चल रही है। हुम जो है
ऑब्जेक्टिव केस है और वर्ब ऑब्जेक्टिव केस की बात तो डिपेंड नहीं करती। और ठीक है, अब बचा हु और विच नॉन ह्यूमन के लिए आता है। तो हु इज टू ब्लेम, तो आई एम द पर्सन हु इज टू ब्लेम, हु इज टू ब्लेम। अब आप देख लीजिए, आई एम द पर्सन हु इज टू ब्लेम, यहां पर मैं इज हटा देता सब में से, आई एम द पर्सन इज टू ब्लेम। चलिए, आई सब्जेक्ट हो गया, इसकी अपनी वर्ब आ गई, द पर्सन यहां पर एक फिर से ऑब्जेक्ट हो जाएगा एम का। और अब आप ये देखें, इज क्या है, फिर से वर्ब है, और जब इज वर्ब है तो इसका कोई सब्जेक्ट होगा। इज वर्ब है तो इसका भी तो एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। हुज तो सब्जेक्टिव केस नहीं होता है, हुम भी सब्जेक्टिव केस नहीं होता है, विच नॉन ह्यूमंस के लिए आता है। बचा क्या, हु ही सब्जेक्टिव केस है, तो क्या आ जाएगा हु। आप ऐसे भी देख लीजिए, और यहाँ पर दो वर्ब है तो दो सब्जेक्ट भी आना जरूरी है। और क्या, और इज क्यों आया, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, द पर्सन के लिए, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब ले गया। ठीक है, तो आई एम द पर्सन हु इज टू ब्लेम। Those people who live in glass edifices never catapult stones onto the bastions of their cutaneous rivals। ऐसे है, आगे ऐड कर देना, हमें उससे मतलब नहीं। कुछ देखा क्या गलती है। चलिए, मैंने बताया रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो एंटीसीडेंट पर डिपेंड करती है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट पर डिपेंड करते हैं। So those people who live in glass edifices never catapult stones। अब आप देखिए, हु क्या है, यहां पे सब्जेक्टिव केस है, और यही काम पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। हु लिव्स इन ग्लास एडिफिस, ये क्या है, वर्ब है। हु किसके लिए यूज किया गया है, प्यूपिल के लिए, और ये कैसा, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। यहां पर ये प्लूरल नाउन है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि दोस्त जो है, देखिए यहां पर दोस्त डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी मैंने दोस्त के बारे में पढ़ाया, दोस्त डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आता है, लेकिन फॉरन नाउन के बाद आ गया तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, बट मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाले उसमें पढ़ाऊंगा। तो दोस्त पीपल ये पूरा एक सब्जेक्ट है। हु लिव्स, यहां पे सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। सो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, और मैंने यहां क्या लिख दिया, लिव्स। और वर्ब में मैंने आपको बताया था, वर्ब में आप एस या ई एस ऐड करते हो तो सिंगुलर बनता है, और नाउन में आप एस या ई एस ऐड करते हो तो प्लूरल बनता है। ठीक है, अब यहां पर तो मैंने लिव्स लिख दिया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आना क्या चाहिए था, प्लूरल वर्ब, और लिव्स तो सिंगुलर वर्ब है, तो यहां से एड हट जाएगा और लिव हो जाएगा। दोज पीपल हु लिव इन ग्लास एडिफिसेस नेवर कैटापल्ट स्टोन्स। ठीक है, ये था। सो रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड करता है अपने एंटीसीडेंट पर। एंटीसीडेंट अगर सब्जेक्ट है तो उस केस में आप रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ह्यूमन है तो हु, और ऑब्जेक्ट और ह्यूमन है हुम, और पोजेशन और ह्यूमन दिखा रहे हैं तो हुज का यूज कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन चेंज करने से कैसे पूरा मीनिंग चेंज हो सकता है। रवि लव म्यूजिक, हु इज द
कैप्टन ऑफ आवर टीम। रवि लव्स म्यूजिक, हु इज द कैप्टन ऑफ आवर टीम। गलती क्या है? मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट पे डिपेंड करते हैं, और जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आती है वो एंटीसीडेंट पे डिपेंड करती है, और जिस एंटीसीडेंट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं वो उसी को मॉडिफाई करते हैं, उसी के बारे में बताते हैं। और इस सेंटेंस में जो कहने का मतलब है कि रवि म्यूजिक को लव करता है, लाइक करता है, और जो कि कैप्टन है। और अब आप देखिए हु किसके लिए यूज किया गया है? म्यूजिक के लिए। हु यूज किया गया म्यूजिक के लिए, और मैंने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन से डिपेंड करते हैं एंटीसीडेंट पर। तो लवी लव्स म्यूजिक, हु इज द कैप्टन ऑफ आवर टीम। इसका मतलब क्या हो गया कि हु तो इस म्यूजिक के लिए यूज किया गया ना, तो म्यूजिक इज द कैप्टन ऑफ आवर टीम। इस रिलेटिव प्रोनाउन जो मैंने हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया वो तो म्यूजिक के लिए किया है, और म्यूजिक हमारी टीम का कैप्टन कैसे हो सकता है? कैप्टन तो रवि है। सो मींस ये जो रिलेटिव प्रोनाउन की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं मैंने गलत यूज की है। मुझे रवि के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना था। सो मैं अब इसको ठीक कैसे करूंगा? रवि हु इज द कैप्टन ऑफ आवर टीम लव्स म्यूजिक। अब आप देखिए रवि हु इज द कैप्टन ऑफ आवर टीम, मैंने यहां रिलेटिव प्रोनाउन रवि के लिए यूज कर दिया, ह्यूमन है, तो रवि को इस रिलेटिव प्रोनाउन ने रिलेशन बता दिया कि रवि जो कि हमारी टीम का कैप्टन है, ही लव्स म्यूजिक, ये करेक्ट हो जाएगा। और यहां पर जो मैंने हु का यूज किया था वो म्यूजिक के लिए किया था, और सेंस ये था कि रवि इज द कैप्टन ऑफ आवर टीम हु लव्स म्यूजिक। डन, ठीक है। तो मैंने रिलेटिव प्रोनाउन हु रवि के लिए यूज किया, और यहां पर जो हु था वो म्यूजिक के लिए यूज किया था, ठीक है। तो प्राइमा फेसिस में आपको कोई गलती नजर नहीं आएगी, लेकिन बहुत बड़ा ग्रामेटिकल ब्लंडर है, क्योंकि आप सेंस देख रहे हैं म्यूजिक इज द कैप्टन ऑफ आवर टीम, क्योंकि मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन जिसके जितने ज्यादा करीब प्रॉक्सिमिटी में आप रखते हैं वो उतना ज्यादा बेहतर है और उसी को डिफाइन करता है। और यहां मैंने रिलेटिव प्रोनाउन हु म्यूजिक की प्रॉक्सिमिटी में रख दिया। ये भी तो आफ्टर ऑल एक नाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन नाउन को ही तो मॉडिफाई करते हैं, तो ये तो यहाँ पे म्यूजिक को मॉडिफाई कर रहा है, और इस हु को मॉडिफाई किसको करना था? रिलेशन किसको दिखाना था? रवि के साथ, ठीक है। ये वाला नोट डाउन कर लीजिए। ऑलराइट, देखिए एक एक्टिव पैसिव में भी एरर आता है, मैं आपको बताता हूँ। द टीचर punished the students who were absent. The teacher punished the students who were absent. अब देखिए ऐसा करके आपको दे देते हैं वो, और पूछेंगे इसका फिर आप एक्टिव से पैसिव बना दो, तो उसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। अब आप देखिए द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, टीचर सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई। अब करते क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन, द स्टूडेंट्स वर पनिश्ड बाय द टीचर who were absent। ऐसे ही तो करते हैं हम। The students were punished by the teacher who were absent। मैंने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड करता है किस पे? एंटीसीडेंट पे, किसके लिए वो यूज किया गया है। तो ये तो दिया हुआ था द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट हु वर एब्सेंट, और इसका आपने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया, ये एक्टिव पैसिव में करते हैं। लेकिन ये गुनाह कबीरा हो गया। पहले उसमें क्या था? टीचर ने बच्चों को पनिश किया जो कि एब्सेंट थे, आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया। लेकिन ये जो इतने बड़ा कचरा था, हु वर एब्सेंट, कौन एब्सेंट थे? स्टूडेंट्स एब्सेंट थे।
इस कचरे को तो आपने यहीं का यहीं रहने दिया, और अब ये जो वर्ड हु है वो किसके लिए यूज किया गया है? टीचर के लिए। टीचर तो एब्सेंट नहीं था, टीचर ने तो पनिशमेंट दिया था स्टूडेंट्स को, तो आपको इस वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन को आफ्टर ऑल स्टूडेंट के पास ही तो रखना पड़ेगा। तो टीचर, द स्टूडेंट वर पनिश्ड बाय द टीचर हु वर एब्सेंट, ऐसा तो नहीं है, स्टूडेंट्स को पनिश किया गया था। तो सही क्या होगा? द स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट वर पनिश्ड बाय द टीचर, punished by the टीचर, क्योंकि स्टूडेंट्स ही तो एब्सेंट थे, और स्टूडेंट्स एब्सेंट थे तो इसके लिए पूरा ये रिलेटिव प्रोनाउन मुझे स्टूडेंट्स के लिए बगल में ही तो लिखना पड़ेगा, ये पूरा इतना जो कचरा है, ठीक है, इसको आपको स्टूडेंट के बगल में रखना पड़ेगा। और आप तो ये करते हैं प्राइम फेसी देख के क्या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिया और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया, और फिर ये तो देखेंगे नहीं कि जो उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है उसको भी तो आपको वहां पे जब ऑब्जेक्ट के करीब में लिखना पड़ेगा। तो यहां पर द स्टूडेंट जो था उसको मॉडिफाई कौन कर रहा था? हु वर। तो इसको जब आप ऑब्जेक्ट के साथ लेके जा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसके साथ जो ये पूरा रिलेशन में दिया हुआ है क्लॉज, इसको भी आपको उठा के यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। आई होप आप ये क्लियर हो गया होगा। रिलेटिव प्रोनाउंस डिपेंड करते हैं एंटीसीडेंट पर और मॉडिफाई करते हैं एंटीसीडेंट को। यहाँ पर हु वर एब्सेंट टुडे स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है, और जब आपने सब पैसिव बना दिया तो आपने हु को तो यहीं रहने दिया। अब जब हु जो है अब इस टीचर को मॉडिफाई करेगा आफ्टर ऑल, ठीक है, जो कि गलत है, उसको हु को स्टूडेंट्स के बराबर में लिखना पड़ेगा। आई होप ये आपकी समझ में आ गया। रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड करते हैं एंटीसीडेंट पर, मॉडिफाई करते हैं एंटीसीडेंट को, तो उसकी पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव पैसिव में इसका काम आता है, ठीक है। एक और चलिए, फिर आज के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन हुज का देखा, हु, हुज, हुम, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए। और मैं अभी आपको यहीं पे एक बात पहले से हिंट दे देता हूं, ये ह्यूमंस के लिए सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव सॉरी पजेसिव केस, और ये ऑब्जेक्टिव। अभी आप देख रहे हैं, एक हिंट है आपके लिए कि इन सारी चीज़ों में आपने जितना भी देखा कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस थे मैंने यूज़ किए उन सब में एंटीसीडेंट एक ही है, और वो भी ह्यूमन वाला। अब अगला केस चलेगा, एंटीसीडेंट एक होगा नॉन ह्यूमन वाला, फिर दो एंटीसीडेंट्स आ जाएंगे ह्यूमन नॉन ह्यूमन, और फिर आ जाएगा एक भी एंटीसीडेंट नहीं होगा, तो उस केस में क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। ऑल द बेस्ट।